46% लोग जो निचला तबका है उसको आप डायरेक्ट सब्सिडी दिया करेंगे। गर्मी हो तो बिजली नहीं है, भूखे के लिए रोटी नहीं है, बीमार के लिए दवाई नहीं है, जवान के लिए रोजगार नहीं है। गरीब की ताकत से दवाएं खरीदना बहुत मुश्किल हो गया। पहली दफा गरीब के लिए एक रोड मैप दिया गया जो इन्होंने कभी भी नहीं दिया। इस बजट को आवाम की बजट बनाया। हम गुर्बत को कम करेंगे, अगले चंद सालों के बीच में नीचे खुशहाली होगी। एग्रीकल्चर को आपने क्या दिया है? क्यों आपकी एग्रीकल्चर नहीं बढ़ती? हम 150 अरब रुपया जो है एग्रीकल्चर पे लगा रहे हैं और ये कह रहे हैं उस पर काम ही नहीं हो रहा। हुकूमत तो है नहीं, चली क्या जाएगी? हुकूमत गिरी हुई है, इसका हर लम्हा मुल्क पे भारी है। 67% इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं। तो जरा थोड़े समझें, कोई नया टैक्स नहीं लगाया गया इनडायरेक्ट टैक्सेस जो आप बात कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं नसीम ज़हरा टेट। आज फाइनेंस बिल भी पास हो गया, समझे बजट पास हो गया। बात यह है कि थ्रू आउट दिस डिबेट हमारी कोशिश रही है यहाँ इस प्लेटफॉर्म से आपके पास लोगों को लेके आएँ जो कि आपको क्या कहें, अब हक़ाइक़ बताएं और वही हकीकत होती है लेकिन मुख्तलिफ ज़ाविये से देखी जाती है। आज के प्रोग्राम में भी हम यही करेंगे, कुछ सवालात उठाएंगे। लेकिन इससे पहले कि हम प्रोग्राम पर आए नाज़रीन, बड़ी अहम डेवलपमेंट्स हुई हैं। एक तो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने कुछ ही देर पहले चाइनीज़ टीवी को इंटरव्यू दिया और जब खित्ता जो इस वक्त है एक मेल्टिंग पॉट की सूरत में है। आप देख रहे हैं अमेरिका अपनी एक तरीके से चल रहा है और ये देख रहे हैं आपके G7 का जो समिट हुआ उसमें उन्होंने बड़ी क्लियरली कहा कि चाइना हमारा मेजर जो है वो है एडवर्सरी है, उसके खिलाफ हम सबको एक जगह पे खड़े होना है, फिर क्वाड बनाए। ऑल दीज थिंग्स आर देयर और पाकिस्तान पर प्रेशर आता रहा। पाकिस्तान को ये भी कहा गया अफगानिस्तान के हवाले से, लेकिन अड्डों की बात हुई और हर हुकूमत की तरह इस हुकूमत ने भी कहा नॉट एट ऑल। ये सुनिएगा प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने आज चाइनीज़ को इंटरव्यू देते हुए क्या कहा। There was always a very special relationship with China, although our relationship started 70 years ago. But, you know, China, whenever Pakistan was in trouble, whenever I'm in trouble politically, internationally, when we had conflicts with our neighbor, China always stood with us. So the people of China have a special place in the hearts of people of Pakistan. और नाजरीन, चाइना के लोगों के लिए भी के दिलों में भी पाकिस्तान के लिए बड़ी एक इज्जत है, एक बड़ा पुराना रिश्ता, दरीना रिश्ता। ये याद रखें आप कि जब दुनिया चीन को कुछ नहीं मानती थी उस वक्त एक हम फॉरेन मिनिस्टर थे पाकिस्तान के, जुल्फ़िकार अली भुट्टो, उन्होंने यूएन में खड़े होकर कहा था कि हम चाइना को रिकग्नाइज करेंगे। उन्होंने ये कहा था कि चाइना आगे जाके दुनिया की एक सुपर पावर बनेगी। ही सेड दिस इन द 60s। तो पाकिस्तान चाइना का जो एक दरीना रिश्ता है और वो रिश्ता बड़ा ज़बरदस्त रिश्ता हो गया। इट्स अ मॉडल रिलेशनशिप ग्लोबली। मेरा ख्याल अगर कहें कि इस तारीख में, हालिया तारीख में इससे ज़्यादा जो करीबी ताल्लुकात हैं किसी कोई दो ममालिक के नहीं रहे। और बहुत अच्छा किया प्राइम मिनिस्टर ने ये आज बड़े दो टोक अल्फाज में कह दिया। और हर हुकूमत ने ये एक इशू है जिस पे तमाम हुकूमतें, तमाम सियासी जमातें एक जगह पे खड़ी हैं और यक जुबान होकर बात करती हैं। दिस वाज वेरी इंपॉर्टेंट इस वक्त में जबकि बहुत से सवालात उठाए जा रहे हैं। ये तो बड़ी अच्छी बात है नाज़रीन। जो एक ज़रा परेशान कुन बात है वो ये कि आज हम सुबह से सुन रहे हैं कि गैस का एक बहुत बुहरान आ गया और हम सुन रहे थे हुकूमत की तरफ से एक मिनिस्टर साहब फरमा रहे थे कि जी या स्पेशल असिस्टेंट वो कहते जी हाँ लेकिन ये सर्दियों से पहले ख़त्म हो जाएगी। लेकिन इतनी छोटी बात नहीं है क्योंकि ये सनतों को कहा जा रहा है कि 2 हफ्ते तक के लिए, ये कहा जा रहा है कि रिपोर्ट हो रहा है कि 2 हफ्ते तक के लिए शायद गैस का सप्लाई जो है उसको कम करना होगा, शायद बंद करना होगा, ख़ास तौर पे पंजाब में और सिंध में और शायद खैबर पख्तूनख्वा में भी। तो ये एक बहरान है, इस पर भी हुकूमत की ज़ाहिर है फोकस रहेगा। इस पर हम बात करेंगे इंशाल्लाह कल। लेकिन आज की जो हमारा टॉपिक है वो ये है बजट के हवाले। और बजट के हवाले से नाज़रीन, प्राइम मिनिस्टर की आपने बात सुनी कि उन्होंने कहा कि मुतवस्सित तबके के लिए 46% टारगेटेड सब्सिडी वगैरह। और आज बिलावल भुट्टो ने क्या कहा, ये सुनिएगा।
पीपल्स पार्टी इसको बेनकाब करेगी। आपने हमें नेशनल असेंबली में बेनकाब नहीं करने दिया, तो हम अवाम के सामने जाएंगे, हम अवाम को बताएंगे कि ये झूठे कठपुतली कह रहे हैं कि आप मुआशी तरक्की कर रहे हो। इन्होंने ये जालिमाना PTIMF बजट जबरदस्ती पास करवाया है, जिसकी वजह से पाकिस्तान के अवाम बेरोजगार हो रहे हैं। आम आदमी महंगाई की वजह से जिंदगी मुश्किल हो गया है। तो ये उनकी बात है। और अभी आप सुन रहे थे खुर्रम दस्तगीर साहब क्या कह रहे थे, वो PMLN की बात थी। लेकिन बहरहाल कोशिश करेंगे कि इस प्रोग्राम में अगर मुमकिन है कि सियासत से हट के ज़रा फोकस करें, जो हक़ाइक़ हैं उस पर सबसे सवाल उठाएंगे नाज़रीन अपने हम पैनलिस्ट के साथ। आज हमारे पैनलिस्ट हैं, एक तो डॉक्टर वक़ार मसूद साहब हैं, स्पेशल असिस्टेंट टू द प्राइम मिनिस्टर ऑन फाइनेंस एंड रेवेन्यू, और ये आपको मालूम है डॉक्टर वक़ार मसूद यानी कि हर दौर में हर हुकूमत ने समझा कि इनके बगैर वो नहीं चल सकती है, जहाँ के बजट की बात हो, जहाँ के फाइनेंस की बात हो। को बहुत शुक्रिया डॉक्टर वक़ार मसूद साहब। वो गीदड़ सिंगी जो आपके पास है, वो पता नहीं और भी लोगों के पास आए। हर दौर में आपका जो लोहा है वो मानती है हर हुकूमत, और आपको ओहदे पे बड़े पे लेके आती है। और हमारे साथ मौजूद हैं सेनेटर मुसद्दिक मलिक साहब, सीनियर लीडर हैं PMLN के, हारून शरीफ साहब हैं, फॉर्मर चेयरमैन बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट के, थैंक यू हारून। और नाज़रीन साकिब शिरानी साहब हैं, इकोनॉमिस्ट हैं और रह चुके हैं मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में भी, बैंकर भी रह चुके हैं। सलमान शाह साहब ये हमें कुछ ही देर में ज्वाइन करेंगे। पीपल्स पार्टी से रुबीना साहबा हैं, सेनेटर रुबीना खालिद, उनको कोशिश करेंगे कि वो भी हमें ज्वाइन करें। सवाल नाजरीन हम अपने जो पैनलिस्ट हैं उनसे उठाएंगे। सबसे पहला सवाल ये है कि क्या IMF के बगैर बजट, क्योंकि एज वी स्पीक IMF और पाकिस्तान हुकूमत के दरमियान जो गुफ्तगू है वो रुकी हुई है, तो वक़ार साहब क्या पोजीशन है सर IMF के साथ? क्योंकि ये हमें बताया जा रहा है कि वो कह रहे हैं बहुत सी चीज़ों पे आप जो सब्सिडी दे रहे हैं वो विड्रॉ करें, और हुकूमत कह रही है नहीं करेंगे। क्या सिचुएशन है? बहुत शुक्रिया नसीम जहरा साहबा। देखिए IMF का मिशन एक और मौके पे तशरीफ़ लाया जब एक नई टीम जो है वो दाखिल हुई थी, और साथ ही वज़ीर ख़जाना साहब की तबीयत की भी नासाजी हुई इस दौर में। फिर मतलब जो है बजट हमारे सर पे खड़ा था, तो हमें वो वक्त नहीं मिला कि सरहासिल गुफ्तगू करते अपने अपने मौक़िफ़ पे। तो कोई यकीनन इख्तलाफात थे, लेकिन हम ये नहीं समझते थे कि ये इख्तलाफात ऐसे थे जो अगर हमारे पास वक्त होता तो हम उनको अबूर ना कर सकते। उनकी अपनी ज़रूरत थी कि 7 जुलाई को उन्होंने बोर्ड में जाना था, और उनके लिए भी वक्त की बड़ी किल्लत थी। तो हमने मुश्तरका तौर पे इस बात को का फ़ैसला किया है कि हम थोड़ा सा वक्फा ले लेते हैं 2-3 महीने का। अब बज़ाहिर जो लग रहा है कि अर्लीस्ट जो हम जा सकते हैं दोबारा, वो अब सितंबर की बोर्ड मीटिंग जो है उसको कैच करने की कोशिश करेंगे हम। अच्छा, सितंबर की बोर्ड मीटिंग कैच करने की कोशिश करेंगे। तो ज़रा साकिब शिरानी साहब के पास वेरी क्विकली आप ज़रा अपना इनपुट दीजिए साकिब, क्योंकि आपके IMF से भी रहता इंटरेक्शन मल्टीलैटरल से, ज़रा बताइए बिफोर आई कम टू आवर गेस्ट इन द स्टूडियो। सेनेटर साहब जी। नसीम शुक्रिया। देखिए ये बजट जो पेश किया गया है, इसमें जो अहदाफ IMF के साथ मार्च में तय किए गए थे, सारा आपको पता है वो एक पॉज आया था कोविड की वजह से, और फिर मार्च में पूरे प्रोग्राम के अहदाफ दोबारा से, उसके पैरामीटर्स दोबारा से वर्क करने की जरूरत पड़ी, क्योंकि बहुत सारी चीजें चेंज हो गई थी। तो अब ये जब बजट आया तो उसमें और वो जो मार्च के अहदाफ हैं इनमें काफी दूरी है, क्योंकि देखिए प्राइमरी सरप्लस IMF टारगेट कर रहा था तकरीबन 0.6 या 0.7% ऑफ GDP का। ठीक। जो शौकत साहब ने बजट पेश किया उसमें अगर सारे उनके पैरामीटर दुरुस्त मान लें, रेवेन्यू की कलेक्शन, प्रोविंशियल सरप्लस वगैरह, तो 0.6% या 0.7% का डेफिसिट आ रहा है। मगर हमें मालूम है कि जो रेवेन्यू टारगेट है
वो काफी उसकी जो बुनियादें हैं रेवेन्यू टारगेट की और जो पेट्रोलियम लेवी की है उसकी जो बुनियादें वो बहुत वीक हैं। तो उस लिहाज से एक्चुअली जो ये प्राइमरी डेफिसिट तवक्को है वो तो 1% के लगभग होगा, तो यानी कि तकरीबन 1.6% का इनसे आप दूर हैं। तो ठीक है, ओके। सो आप ये कह रहे हैं कि जो आईएमएफ को मार्च में कहा था उससे ये बहुत फर्क है और इस वजह से अभी कोई एक कॉमन ग्राउंड नहीं मिला और सितंबर में जैसे कह रहे हैं वकार साहब के सितंबर में डायलॉग होगा। जी सेनेटर साहब, अच्छी बात है अगर हुकूमत ने पोजीशन ले लिया आईएमएफ पे, क्योंकि जब नहीं लेती थी तो फिर सब कहते थे कि हुकूमत लेट गई आईएमएफ के सामने। मैं इस बारे में क्या कह सकता हूँ जी, मैं शुरू करूंगा बात जहां से आपने बात शुरू की थी, वो चीन का जो आपने वजीर आजम साहब का वो दिखाया है। वजीर आजम साहब के बयानात जो हैं वो इतने अजीबोगरीब होते हैं कि समझ नहीं आती कि वो क्या कह रहे हैं। यानी चीन के साथ हैं वो, आज चीन बहुत अच्छा है। वो तो कहते थे कि चीन के सारे जो हमारे कॉन्ट्रैक्ट्स हैं उनमें करप्शन हुई है, जिसकी वजह से सारी जो सीपैक की इन्वेस्टमेंट है वो रुक गई। यानी आप पिछले दौर की सीपैक की इन्वेस्टमेंट्स देखें, आज के दौर की सीपैक की इन्वेस्टमेंट्स देखें, वो जाने वाले जो चीन के एम्बेसडर थे उन्होंने लाहौर में जो गुफ्तगू फरमाई थी कि पाकिस्तान इज़ नो मोर द डेस्टिनेशन ऑफ चॉइस, ये तमाम नुकात जोड़ें और फिर आज की जो प्राइम मिनिस्टर साहब की ये गुफ्तगू है कि चीन बहुत अच्छी है, मगर पहले वाली क्या थी जब वो कहते थे कि करप्शन तो करेंगे सिस्टम के अंदर, करप्शन वो कहते नहीं है कि चीन हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। जब हमारे जो कॉन्ट्रैक्ट्स हुए हों, कई जो कंट्री टू कंट्री रिलेशनशिप्स, डी टू जी रिलेशनशिप्स हों और आप करप्शन के दावे करें तो दूसरे मुल्क को क्या सोचना चाहिए? इसको छोड़ दें। कतर देख लीजिए, कतर गैस का आपको याद है कॉन्ट्रैक्ट कितने वजीर आजम साहब ने दिए कि जनाब इसमें वो जी टू जी जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, जिसमें हमारे सेक्रेटरी साहब को भी मालूम है, वो भी उस वक्त सेक्रेटरी फाइनेंस थे उस वक्त जब ये कतर वाला हो रही थी डील, तो उन्होंने इतना शोर डाला करप्शन का, कतर से भी नामुराद खराब कर लिए अपने ताल्लुकात। फिर वो मलेशिया के पीछे और तुर्की के पीछे चले तो सऊदी अरेबिया से ताल्लुकात खराब कर लिए, फिर सऊदी अरेबिया से ताल्लुकात ठीक करने की कोशिश की तो तुर्की और मलेशिया से खराब कर लिए। तो अब तो सबसे अच्छे आप तो पुरानी बातें कर रहे हैं, अब टर्की से भी आपके ताल्लुकात अभी थोड़ी देर आपका जो इब्तदाई है उससे आपको अंदाजा हो जाना चाहिए कि अमेरिका से अब ताल्लुकात किस तरफ जा रहे हैं। नहीं, वो अमेरिका इज नॉट दैट इम्पोर्टेंट, कोई भी इम्पोर्टेंट नहीं है हमारे लिए। हमारे लिए बड़ा अभी हमने को सुना है कि बरतानिया का भी वो कैंसिल किया है, कोई नहीं, वो कह रहे थे कि हमें वो फोन नहीं कह रहे थे आप एक दो दिन आगे पीछे में नाराज हो जाते हैं सब। मैं वही सोच रहा था कि मैंने तो आपको पूरा सीक्वेंस दिया है। पहले मैंने मलेशिया तुर्की बताया, फिर सऊदी अरेबिया बताया, फिर चीन बताया, चीन की इन्वेस्टमेंट बताई, फिर कतर बताई। जी मैं बजट पे आ रहा हूँ। मैंने तो आपने इतना इब्तदाइया शानदार दे दिया कि मैं परेशान हो गया। मैंने कहा मैं जरा पता करूं कि आज की तारीख में हॉट मुल्क कौन सा है जिसके हम साथ चल रहे हैं और वो बाकी कौन से नामुराद इस्तेसाली मुल्क हैं जिनके हम खिलाफ हो चुके हैं। इस तरह फॉरेन पॉलिसी ऐसे नहीं चल सकती, फॉरेन पॉलिसी ऐसे नहीं चलती, मुल्क भी ऐसे नहीं चलता। एक बड़े तहम्मुल से अगर हम इक्तिसादी तरक्की करना चाहते हैं या हम अपनी समाजी तरक्की, वो जिनसी तशद्दुद के ऊपर जो वजीर आजम साहब ने बयान दिया है अभी कि खवातीन कपड़े सही पहने, अमेरिका से भी आए, अब सब पुरानी बातें करें, हमने इस पे बड़ी बात की। अब आगे चले, बहुत गलत किया था, बहुत गलत प्राइम मिनिस्टर की स्टेटमेंट बहुत गलत थी। कौन सी वाली? जिनसी तशद्दुद वाली, अमेरिका वाली, फ्रांस के सदर वाली, जो जिम्मेदारी फ्रांस के सदर वाली ठीक थी। अब आप बजट पे आ जाइए जरा। फ्रांस के सदर वाली नहीं, फ्रांस के सदर ने तो बड़ी लफ बात की थी, लेकिन बहरहाल आप चले। नहीं, फ्रांस के सदर को जो हमने कहा था कि उसने फोन किया, मैंने फोन नहीं उसका उठाया, मैं मसरूफ था। ठीक है, चले आप आगे चले। लेकिन डिप्लोमेसी पे आपको एक और दिन ले आएंगे, किसी और दिन करेंगे बात। देखें, बुनियादी तौर पे मेरे नुक्ता नज़र से ये जो बजट आया है ये सेंस नहीं करता है एक आम आदमी के लिए। इसके अंदर जी IMF के हवाले से भी बात करते हो। देखिए, IMF के हवाले से कुछ बिजली की और पेट्रोलियम लेवी जो लगाई है जिससे बिजली की कीमत भी बढ़ेगी और हर चीज जो हमने खरीदनी है उसकी कीमत, हर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ेगी, जिसका बोझ जो है वो यूनिफॉर्मली हर एक पे पड़ेगा। यानी अच्छा बजट वो होता है जिसमें अमीर आदमी पे बोझ ज्यादा हो, गरीब आदमी पे बोझ कम हो। जब 67% आपकी इनडायरेक्ट टैक्सेशन हो और अगर आप दीगर चीजें मिला लें तो 74-75% तक चली जाती है, तो इसका मतलब है कि एक रेडी लगाने वाला आदमी, आपके कैमरामैन जो हैं, सबके ऊपर बोझ बराबर इनडायरेक्ट टैक्सेशन का पड़ेगा। उस पर एक स्पेसिफिक हम उस पर बात करेंगे जो आप फरमा रहे हैं इनडायरेक्ट टैक्सेस पे, लेकिन मैं IMF के हवाले से देखिए, बिजली की कीमत तो बढ़ रही है इस सब के बावजूद।
अगर आप कल वो मिफ्ता साहब वाला प्रोग्राम रात का देख लें, जिसके अंदर कभी कहते हैं बिजली हमने ज्यादा लगा दी, फिर कहते हैं बिजली है नहीं, कभी कहते हैं गैस जो है वो सर्दियों में कम। पहली मर्तबा पाकिस्तान की तारीख में गर्मियों में गैस नहीं है। कीमतें मुसलसल बढ़ रही हैं। हमारे बजट के अंदर भी लिखा पड़ा है कि बिजली की कीमत बढ़ेगी। पूछिए, नहीं लिखा हुआ है। और ये आईएमएफ के हवाले से, यानी पहले हमने कहा कि बिजली की कीमत बढ़ेगी, तो आईएमएफ भी तो यही कह रहा है कि बिजली की कीमत बढ़ेगी। वो शायद कह रहे हैं ज्यादा बढ़नी चाहिए, हम कह रहे हैं शायद थोड़ी कम बढ़ेगी। सब्सिडीज पे भी कह रहे हैं। हारून शरीफ, वेरी क्विकली कम इन ऑन दिस, योर क्विक कमेंट आईएमएफ के हवाले से, जहां इस वक्त खड़ा है पाकिस्तान। कह रहे हैं आईएमएफ के प्रोग्राम के बगैर आपका बजट इस वक्त आ गया। जी नसीम, इसका मैं इंटरनेशनल पर्सपेक्टिव देता हूं। तो जो लोग आईएमएफ में हैं या इंटरनेशनली पाकिस्तान को इन्वेस्टर की निगाह से देखते हैं, वो इस वक्त ये सवाल कर रहे हैं, और जैसा कि वकार मसूद साहब ने कहा कि वक्त बहुत कम था, तो ये जो चेंजेस ला रहे हैं ये अपनी पॉलिसी डायरेक्शन में एक्सपेंशनरी पॉलिसी की तरफ, उसके कोई बैकग्राउंड नोट्स, पेपर्स, सैर हासिल डिस्कशन अभी तक पाकिस्तान दुनिया के सामने नहीं रख पाया। तो आईएमएफ जो है, लोग ये सवाल कर रहे हैं कि अगर आईएमएफ प्रोग्राम के अंदर ग्रोथ चल पड़ी थी, रिवाइव हो गई थी, 4% आ गई थी, तो इस वक्त अचानक ये इतनी ज्यादा तब्दीली करने से लोगों को मैसेज इनकंसिस्टेंट जाता है और लोग फिर वेट एंड सी में तब्दीली किस चीज की? तो ये मैं आप जी, जो पॉलिसी है इस वक्त देखें, जब आपने आईएमएफ से एग्री किया है तो आप फिस्कल डिसिप्लिन में रहते हैं। यहां पर हम तो इन्वेस्टमेंट को बढ़ाने की बात कर रहे हैं, हम क्रेडिट को बढ़ाने की बात कर रहे हैं, हम इंडस्ट्रियल सेक्टर्स को छूट देने की बात कर रहे हैं। तो वो जब आप टाइट अपना फिस्कल सिचुएशन में तो ये बातें नहीं करते, बिल्कुल। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि उसका इनके पास, आई होप कि जो होमवर्क है, जब वो डिबेट में आएगा तो ये इंटरनेशनल लोगों को कन्विंस करने की कोशिश करेंगे। यहां पर जो फंड की बात है, वो देखिए, फंड हमारे लिए इसलिए खाली जरूरी नहीं है कि उनकी ट्रांच लेनी है, उनकी जो स्टैंप है हमारी इस वक्त, आपकी क्रेडिबिलिटी, जो पॉलिसीज हैं, वो हमारी इंटरनेशनल लोग उसको बहुत केयरफुली वॉच करते हैं, और इसका इम्पैक्ट ना सिर्फ मल्टीलैटरल्स पे जाता है बल्कि बाकी दुनिया के ममालिक, बायलैटरल, सब लोग देखते हैं। तो इसलिए मुझे जो थोड़ी जी, जो मेरी कंसर्न ये है कि हमारा पाकिस्तान में जब टीम बदलती है तो पॉलिसीज की तब्दीली का सिग्नल जाता है, फिर लोगों का हमारे इदारों पर और हमारी हुकूमतों के ऊपर सवालिया निशान उठने शुरू हो जाते हैं। तो ये मैं एक रेस करना चाह रहा हूं। जी, ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, ब्रेक के बाद आते हैं और अगले सवालात हैं उन पर भी फोकस करते हैं। लेकिन ये सवाल अहम है, ये बात अहम है कि भाई अगर टीम बदलती है तो फिर कॉन्फिडेंस बाहर होता है या नहीं होता, लेकिन अंदर भी आपको टीम तो जब बदलनी पड़ी है, जब दूसरी टीम थी तो बड़ा क्रिटिसिज्म था, अब एक और टीम आई है तो कुछ रिक्वायरमेंट्स अंदर की भी हैं, लेकिन हारून शरीफ साहब का पॉइंट भी वैलिड है। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आते हैं। तो नाज़रीन, बात करते हैं, प्राइम मिनिस्टर ने भी कल रात को जब मीटिंग की पार्लियामेंटेरियंस के साथ, खाना था, उसके बाद उन्होंने फरमाया कि पाकिस्तान की तारीख में बहुत ही हमारा मेजर एक एफर्ट है उनके लिए जो मुतवस्सित तबका है। अब आज उनके फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने भी यही कहा। डज एवरीबडी अग्री विद दैट और नॉट? स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। आज फाइनेंस बिल पास हो गया, इफेक्टिवली बजट पास हो गया। काफ़ी तकारीर पार्लियामेंट के अंदर भी हुई और हमने देखा कि बिलावल भुट्टो साहब ने भी आज निकल के बाहर पार्लियामेंट से कहा कि अंदर हमें नहीं आपने एक्सपोज करने दिया, बाहर हम बताएंगे आपको कि आपने कितना जुल्म किया इस बजट के थ्रू गरीब लोगों के लिए। हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सेक्रेटरी जनरल, फॉर्मर चेयरमैन सेनेट नईर बुखारी साहब। बहुत शुक्रिया नईर बुखारी साहब। ये बताइएगा कि ये तो कहा जा रहा है, बहुत से लोग कह रहे हैं कि यकीनन जिस तरीके से टारगेटेड सब्सिडी का प्लान है, जिस तरीके से अपने एहसास प्रोग्राम के थ्रू लोगों को जो मुतवस्सित तबका है उसको कोशिश की है मदद करने की, तो ये ऐसा तो नहीं कि कोई जुल्म हुआ है गरीब लोगों पे, जैसे आपकी पार्टी का मौक़िफ़ है? जी
जी, आप लाइन शायद ड्रॉप होगी, उनको मिलाते हैं। नाज़रीन, फिर से नईर बुखारी साहब से बात करने की कोशिश करते हैं। अच्छा, सवाल हम पैनलिस्ट के पास लेके चलते हैं। अपना जो अगला सवाल है कि पाकिस्तान की तारीख में मुतवस्सित तबके के लिए सबसे ज्यादा रकम मुख्तस, जी आप बताइएगा जरा पहले सेनेट साहब, क्योंकि आप लोगों का सबसे ज्यादा इसमें तनकीद है। बिफोर आई गो टू डॉक्टर वकार मसूद साहब, बेनजीर इनकम सपोर्ट की बात कर रही हैं? अब उसका नाम तो है, नाम बदल दिया, एहसास नहीं, नाम भी बदला और भी कुछ बदला है। ये प्रोग्राम्स तो सारे चल रहे थे। तो पहली बात तो ये कि ये बड़ी अच्छी चीज़ है। अगर हमारे जो गरीब लोग हैं उनकी मदद के लिए प्रोग्राम जो बेनज़ीर साहिबा ने बनाया था, जिसको हमने डबल किया और इस हुकूमत ने भी बढ़ाया है, तो एक अच्छी तहरीक है और ये होना चाहिए। और अच्छा ये होता कि उसका नाम ना बदलते, सिर्फ उसका क्वांटम बदलते और गरीबों की मदद ज्यादा करते। जिस तरह नवाज शरीफ साहब का जो प्रोग्राम था हेल्थ केयर का, जिसको अब कहा जा रहा है कि नया प्रोग्राम आया है सेहत का, तो वो जो हम चला रहे थे वो कौन सा प्रोग्राम था? ठीक, उसमें और इसमें क्या फर्क है नाम बदलने के अलावा? पूछते हैं आके हम बाकी पहले से बुनियादी देंगे। बुखारी साहब लाइन पे आ गए, बुखारी साहब से बात कर लीजिए। बुखारी साहब बहुत शुक्रिया, वो लाइन ड्रॉप हो गई थी। आपसे यही हम पूछ रहे थे कि ये कहा जा रहा है कि मुतवस्सित तबके के लिए बहुत बड़ा प्रोग्राम है, वो एहसास प्रोग्राम जो बेनज़ीर साहबा ने उसको इनिशिएट किया था, इसको बढ़ाया है हुकूमत ने। और बहुत से कहा जा रहा है कामयाब जवान वगैरह और टारगेटेड सब्सिडी का है, यूटिलिटी स्टोर्स बढ़ाने। लेकिन आपकी पार्टी और आपके लीडर बिलावल भुट्टो साहब आज कह रहे थे कि जी ये बहुत ज्यादती का और जुल्म का बजट है और गरीबों के लिए इसमें कुछ नहीं है। बुनियादी बात इससे ये है कि इस बजट में एक कॉमन आदमी को रिलीफ क्या मिली है? कॉमन आदमी को तो कोई रिलीफ नहीं मिली। कुछ टैक्सेस के इन्होंने स्लैब्स को कम किया, कुछ किया, वो सारे वो मतलब 1% ऑफ द पॉपुलेशन भी टैक्स पेयर नहीं है, रिलीफ उनको है। इस मुल्क में गाड़ियां खरीदने वाले 800 किसी और 1000 किसी वाले कितने लोग हैं? तो जो पॉपुलेशन जो बिलो पॉवर्टी लाइन है उनके लिए क्या हुआ? वो तो मार्केट से जाके चीज खरीदता है और मार्केट में जो कमोडिटीज की प्राइसेस हैं वो आसमानों से बातें कर रही हैं, लोगों की दस्तरस में नहीं है। तो ये जो कहते हैं कि हमारी जीडीपी ग्रोथ हमारी 3.59 पे आ गई, अब 3.79 पे आ गई, उसका इफेक्ट ट्रिकल डाउन कहाँ हुआ? उसका बेनिफिट को पब्लिक एट लार्ज को मिला? तो हम तो उस बात को देखते हैं कि पब्लिक एट लार्ज को क्या बेनिफिट मिला है सारी सूरत से। और फिर आप भी देखें कि इतनी मिसमैनेजमेंट और उनकी मिस गवर्नेंस, अभी गर्मियों में लोगों को ना बिजली मिल रही है ना गैस मिल रही है, इंडस्ट्रीज बंद पड़ी हैं, सीएनजी स्टेशन बंद पड़े हैं। तो ये तो इनकी कैपेसिटी नहीं है, इनकी इनकम्पिटेंस नजर आ रही है, इनकी कैपेसिटी नहीं है। और जो इनको चलाने वाले हैं दे शुड रियलाइज कि किनके अच्छा चला दिया इस मुल्क को, तो जो 3 सालों में मुल्क की इकोनॉमी का बेड़ा गर्क कर दिया। मैं तो उसको बेहतर क्या मतलब जी? कौन चलाने वाले हैं? प्राइम मिनिस्टर इमरान खान चलाने वाले हैं ना, जो टीम है अपनी, उसको उनका जिक्र कर रहे हैं हम। कि देखो उस टीम को देखना, वो अपनी मिनिस्ट्रियां कितनी चेंज की उन्होंने विद इन 3 years। कितने फाइनेंस मिनिस्टर चेंज हुए और कितने मिनिस्टर के साथ एलिगेशन लगा उनकी इनकम्पिटेंस का। आपने 2-3 तो आपने भी चेंज किए थे बुखारी साहब अपनी हुकूमत में जी। आप लोगों ने भी तो फाइनेंस मिनिस्टर चेंज किए थे। फाइनेंस मिनिस्टर चेंज करने में क्या है? लेकिन हमने फाइनेंस मिनिस्टर जब चेंज किए तो और वही फाइनेंस मिनिस्टर इधर है किया जो हमारी पॉलिसीज को अडॉप्ट नहीं कर पा रहे थे। तो ये इन्होंने तो बारो किए हुए, हमने तो बारो तो नहीं किए थे। ठीक, तो हाँ ठीक। और ये तो प्लान बना के आए थे कि हमारा। और आप देखिए कि जब हमारे पास गवर्नमेंट आई थी तो वो एक पॉलिटिकल गवर्नमेंट से हमें पावर ट्रांसफर नहीं हुई थी। हमने पावर ली थी एक ऐसे डिक्टेटर से जो पिछले 11 साल से मुसल्लत था। और फिर उस वक्त आप देख लें कि हम गंदम इम्पोर्ट करते थे, फिर हमारी गवर्नमेंट आई तो हम इस पोजीशन में आ गए कि हम गंदम एक्सपोर्ट करने लगे। आज ईटेबल जितने भी हैं वो सारे आप इंपोर्ट कर रहे हैं, शुगर से लेके वीट से लेके मोलेसेस आप देख लें। तो क्या हमारी इकोनॉमी कहाँ जा रही है? कॉमन आदमी की दस्तरस पे नहीं। ठीक है जी, पूछते हैं जरा। सलमान शाह साहब ने भी हमें ज्वाइन किया, डॉक्टर वकार मसूद साहब भी हैं। ये
सलमान शाह साहब, वेरी क्विकली ये बताइए, जो भी बता रहे थे नैयर बुखारी साहब कह रहे थे कि जी कुछ भी नहीं आपके पास और आपने गरीब लोगों के लिए कुछ भी नहीं किया और उनके लिए महंगाई छोड़ी है, कुछ भी नहीं आपने कोई एफर्ट किया इस बजट में। वखार मसूद साहब, आप जरा एड्रेस कीजिएगा इन सवालों को, आप तो सुन रहे थे डायरेक्टली। नसीम, मैं ये चंद बातें बुनियादी आपके सामने रखना चाहूँगा। एहसास प्रोग्राम की बात हो गई और उसको एक्नॉलेज भी किया है। अलावा जी ये देखें कि ये जो ग्रोथ हुई है, ये ग्रोथ तो दर हकीकत ये आमदनियाँ लोगों ही की बढ़ी हैं। और अब आप देखें कि इसमें एग्रीकल्चर की तारीख़ी क्रॉप्स हुई हैं और हमारे गरीब का और वो लोग आबादी का बड़ा हिस्सा ज़राअत से वाबस्ता है। और ये जो इजाफी इनकम मिली है, जो कोई 2.7 ट्रिलियन से 3.2 ट्रिलियन तक जो है वो हो गई है। ये सब का सब जो है ये आवाम ही के हाथ में गया है। फिर इसी तरीके से ये जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन बढ़ी है 9 महीने में और उसके बाद 13% तक जो है अप्रैल तक आ गई है। तो ये जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन है, इसकी आमदनी, इससे जब ये हो रहे हैं तो इससे एम्प्लॉयमेंट भी हुआ है, लोगों की आमदनियां भी बढ़ी हैं। फिर सबसे बढ़कर आप ये देखें कि रेमिटेंसेस में जो ग्रोथ हुई है वो तकरीबन कोई 8 अरब डॉलर की, यानी कि किसी ने तसव्वुर नहीं किया था कि 29 बिलियन डॉलर तक हमारे रेमिटेंसेस चले जाएंगे। और रेमिटेंसेस 90% जो हैं $500 या उससे बिलो के होते हैं। और ये ज़्यादातर जो है हमारे जो भाई गए हुए हैं बाहर और वो अपनी घरों की कफालत कर रहे हैं निस्बतन निचले दर्जे कुछ के बहनें भी शायद हैं जी, आमदनी वालों को, उन तक ये सब। तो लिहाजा हर तरीके, अच्छा देखें जहाँ तक इसका महंगाई का ताल्लुक है, यकीनन महंगाई हुई है, लेकिन महंगाई फूड इन्फ्लेशन में है। और इस दफ़ा जैसा कि चेयरमैन साहब ने कहा कि हम चीज़ें मंगा रहे हैं, गंदम भी मंगानी पड़ी, शुगर भी मंगानी पड़ी, दालें भी हैं, एडिबल ऑयल पहले से आ रहा है। और इस वक्त दुनिया में 10 साल की हाईएस्ट कीमतें चल रही हैं। ये बात ठीक है डॉक्टर साहब। ये पेट्रोल जो है वो जाने वाला है ऑयल $75 के ऊपर। इशू है डॉक्टर साहब, तो लिहाजा ये चीजें जो हैं, अगर आप इंपोर्ट कर रहे हैं तो इंपोर्टेड इन्फ्लेशन जो है वो तो है, जो असल इन्फ्लेशन है, कोर इन्फ्लेशन, वो तो अभी भी 5-6% के दरमियान में है। जी, ये 5-6% होगी, लेकिन जो फूड इन्फ्लेशन है वो है जो हिट करती है लोगों को ऑन अ डेली बेसिस। और उस पे सवाल यही उठाया था नैयर बुखारी साहब ने कि आप उन लोगों के लिए क्या कर रहे हैं। तो ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आप लोगों के पास वापस आऊंगी। हमें सलमान ने भी ज्वाइन किया, हारून शरीफ साहब भी हैं कि जो बड़ा सवाल है नाज़रीन वो यही उठाया जा रहा है कि आपने इंडस्ट्रियल क्लास को और इंसेंटिव दे दिया, आपने ऑटोमोबाइल को दे दिया इंसेंटिव, आपने टेक्सटाइल जिनके पास ऑलरेडी उनको बहुत इंसेंटिव्स मिले हुए हैं, वो उनकी आर्ग्यूमेंट है कि जी हम प्रोड्यूस करते हैं इस मुल्क के लिए, हम जीडीपी में कंट्रीब्यूट करते हैं, हम नौकरियां देते हैं, हम सब कुछ करते हैं। तो ये जो डिबेट है कि आम शख्स वर्सेस इंडस्ट्रियल जो क्लास है, ये हुकूमत किसको एड्रेस करी और क्या इज इट इवन हैंडेड, इज इट फेयर? ब्रेक के बाद आते हैं, स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। बात हो रही है इस वक्त बजट पर डिस्कशन, और कोशिश करते हैं हम टू ट्राई एंड गेट टू सम फैक्ट्स और पर्सपेक्टिव आपको दें। हमारे साथ फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर और प्रेजेंट एडवाइज़र सीएम पंजाब सलमान शाह साहब हैं, डॉक्टर सलमान शाह साहब। बहुत शुक्रिया सलमान शाह साहब। ज़रा इस पर कमेंट कीजिएगा, जो डिस्कशन अभी तक आप सुन रहे थे कि सनतकारों के लिए मराहत हैं और आम आवाम के लिए इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं। आई नो कि आप वो 67% का वो दे रही थी मिसेस पाशा
वो कह रही थी कि बहुत ज़्यादा टैक्स, और ये सब यही कह रहे हैं, और हुकूमत आपकी कह रही है कि जी नहीं, हमने जो एहसास प्रोग्राम है, कामयाब जवान है, इन सबसे कोशिश की है टारगेटेड सब्सिडी दे के भी कि उसको हम कॉम्पनसेट करें। तो व्हाट इज़ योर टेक ऑन दिस? जी, आई थिंक एक तो ये है कि ये पहली दफ़ा मेरे नज़र से तो इस तरह का काम हुआ है कि अच्छा खासा फोकस तरीके से सोशल सिक्योरिटी नेट जो है उसको फंड किया जा रहा है और उसमें ज़्यादा लोगों को बीच में लाया जा रहा है और एक बड़े मुनज़्ज़म तरीके से उनकी सपोर्ट सिस्टम किए जा रहे हैं, जहाँ कैश ट्रांसफर भी है और भी है, कॉस्ट हाउसिंग भी है, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी है, पूरी एक इकोनॉमी है जो लो इनकम ग्रुप्स की इकोनॉमी को उसको डायरेक्टली सपोर्ट किया गया। आई थिंक दैट गोज विदाउट सेइंग, क्योंकि ये पीटीआई का मैनिफेस्टो है इसी में। जी। लेकिन जो असल जो बात है ये सरमायाकारी वाली, ये बड़ा इम्पोर्टेंट पॉइंट है। ये आई थिंक हमारे मीडिया में भी इस बात का एहसास होना चाहिए कि पाकिस्तान का फ्यूचर इंडस्ट्रियलाइजेशन में है। पाकिस्तान ने अगर देखा जाए तो पाकिस्तान पीछे रह गए इन द रेस ऑफ मॉडर्नाइजेशन और मैन्युफैक्चरिंग। दुनिया की छठी सबसे बड़ी हमारी एक किस्म की आबादी है और वो बहुत यंग है और हमें मैन्युफैक्चरिंग में जाना ही जाना है, क्योंकि हमारी इस वक्त जो आबादी है ज्यादातर एग्रीकल्चर में है, लेकिन वो माइग्रेट कर रही है अर्बन एरियाज में। अब अर्बन एरियाज के जॉब्स जो है वो ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग के हैं और सर्विसेज सेक्टर के हैं। दोनों के लिए आई थिंक इस बजट में डायरेक्शन सही की गई है और मैन्युफैक्चरिंग की अगर इन्वेस्टमेंट हम लाने में कामयाब हो जाते हैं, सबसे पहला हमारा अपना डोमेस्टिक जो इन्वेस्टर है जिसको आप सरमायाकार कहते हैं या उसको एक किस्म का डिग्रेड किया जाता है हमारे मीडिया में, वो एक आई थिंक मुनासिब बात नहीं जी, ये तो लग रहा है सलमान शाह साहब, माजरत के साथ मुझे लग रहा है कि यू फील कि आपका जो काउंटर पॉइंट है, सो काउंटर है वो मीडिया तो नहीं है, जो एक्सपर्ट्स हैं और जो पॉलिटिकल क्लास है, जो पॉलिटिशियंस हैं, वो इस पर बहुत क्रिटिक कर रहे हैं। जैसे हारून शरीफ साहब हमारे साथ हैं। हारून, आप ये जिक्र कर रहे थे कि जैसे कामयाब जवान जो प्रोग्राम है वो किधर जाएगा, आपका ख्याल था कि इसमें कुछ इश्यूज हैं जो अनएड्रेस्ड हैं, उस पर जरा जिक्र कीजिएगा। जी, वेरी क्विकली। सबसे पहले तो ये क्लैरिटी बड़ी जरूरी है कि जो एहसास प्रोग्राम है वो गुर्बत की सतह की लाइन के आसपास और नीचे के लिए, वो मतवसत तबके पर फोकस नहीं है। अब ये मतवसत तबके के लिए एक पहले कामयाब जवान था, अब उसको कामयाब पाकिस्तान करके स्केल अप करने की कोशिश की जाए। तो पहली बात तो यह है कि जो शौकत तरीन साहब कह रहे हैं कि क्रेडिट जो है वो मीडियम साइज एंटरप्राइज और प्रोफेशनल इंडिविजुअल्स को जाना चाहिए, वो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। लेकिन मेरा जो इसके ऊपर पूरी दुनिया में मैंने काम किया है, अफ्रीका में भी, लैटिन अमेरिका में भी, मेरा तजुर्बा इसका ये है, तीन चीजें हैं। पहली बात तो ये है कि कमर्शियल बैंकों को जब आप प्राइवेटाइज कर देते हैं तो उनको डायरेक्ट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। दूसरी चीज इसके अंदर ये है कि जो हमारे ये जो स्कीम्स हैं, हमारे पास इस वक्त एसएमई के लिए क्वालिफाइड कोई इंटरमीडिएशन का मैकेनिज्म नहीं है। सो जो स्केल करना है वो मीडियम टर्म है, कर्जों का इंपैक्ट 3 से 5 साल में आएगा। जो वरी शो की जा रही है एक्सपर्ट्स की तरफ से वो ये है कि अगर इसको सियासी बुनियाद पर स्केल करने की कोशिश की तो एक तो नॉन परफॉर्मिंग लोन्स बढ़ जाएंगे, और क्योंकि इन्फ्लेशन बढ़ रही है तो लोग इसको कंजम्पशन के लिए इस्तेमाल करेंगे, इन्वेस्टमेंट के लिए नहीं करेंगे। तो जब ये पैसा कंजम्पशन में लग जाएगा तो वो उसका जो रिजल्ट है, ठीक है जी, वो अंडरमाइन होगा। सॉरी हारून, मुझे आप सॉरी टू कट यू, बस 1 सेकंड में मुकम्मल कीजिए बिकॉज आई वांट टू गो टू द सेनेटर ऑन दिस। जी, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि हमें तेजी से जो हमारे गवर्नमेंट के डीएफआईज हैं और माइक्रो फाइनेंस के इदारे हैं उनकी कैपेसिटी बिल्ड करने की जरूरत है, लेकिन इसका नतीजा मीडियम टर्म में आएगा, फौरी तौर पे नहीं आएगा, फौरी तौर पे। ठीक है। अच्छा, ये सेन साहब, ये अभी जो कह रहे थे सलमान शाह साहब, उन्होंने कहा जी सर्विसेज सेक्टर और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स जो हैं इनको आपने हर सूरत पर इनकरेज करना है, इनको बढ़ाना है, बिकॉज आपकी जो एम्प्लॉयमेंट वगैरह वो सब इधर से ही आती है।
और वो कह रहे हैं कि यू गॉट टू गेट इट राइट। वो तो कह रहे हैं मीडिया को थोड़ी से इस पे सेंसेबल और सेंसिटिव होना चाहिए, तो देन एक्चुअली पॉलिटिकल जो लीडरशिप है उसको सेंसेबल और सेंसिटिव होना चाहिए कि अकॉर्डिंग टू सलमान शाह साहब के अगर इस सेक्टर में दे रहे हैं इंसेंटिव तो व्हाट्स रॉन्ग विद इट। देखिए, अगर मीडिया सेंसिटिव नहीं होगा तो फिर मीडिया को बड़े नुकसानात उठाने पड़ेंगे। तो मीडिया को तो वो बार बार कह रहे हैं कि आप सेंसिटिव हो जाएं।